हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मस्कुलर पूरा मैंने आपको मैकेनिज़्म बताया था। आज पूरा मैं डिटेल्स में बात करूंगा यहाँ पे। तो आज मैं यहाँ पे पूरा मैकेनिज़्म बात करूंगा कि कैसे हमारे मसल्स जो है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं, किस तरह का जो होते हैं ये यहाँ पे जंक्शन काम करता है। और ये पूरा मैकेनिज़्म आप जो है आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही हैं, तो हमारी जो बॉडी की जो भी वॉलेंट्री मसल्स हैं वो कैसे काम करती हैं, हमारे वॉलेंट्री मसल्स वो कैसे काम कर रही हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म आज मैं डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हमारी मसल्स हमारे बॉडी में फंक्शंस किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से वॉलेंट्री मसल्स हम लोग जो अपने अकॉर्डिंग काम कराते हैं वो कैसे काम करती है। इस पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे आज के बारे जो है आज के सेशन में यही पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, किस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे ये स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी पे काम करता है। जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स जो होता है वो स्लाइडिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे काम करता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप दो देख रहे हैं ये है जैसे, तो ये क्या है, ये मसल्स हैं, एक मसल्स दूसरे मसल्स के ऊपर स्लाइड करते हैं, स्लाइड मूवमेंट। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो थिन फिलामेंट्स जो होते हैं, थिन फिलामेंट्स के ऊपर जो है वो थिक फिलामेंट्स जो होते हैं वो स्लाइड करती हैं इस तरह से, और इसी के कारण जो है उनके अंदर मूवमेंट्स होते हैं मसल्स में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होता है वो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स के जो फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो स्लाइडिंग के कारण मूवमेंट्स कर रहे हैं, स्लाइडिंग के कारण जो होते हैं वो। तो अभी मैंने बताया क्या, थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट्स के ऊपर जो है वो स्लाइड करता है इस तरह से, जैसा कि आपको यहाँ पे। तो ये अलग अलग ये बहुत सारे स्टेप्स में फॉलो अप होते हैं, किस तरह से इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो पहले स्टेप्स की हम लोग बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बात करेंगे इम्पल्सेस, जैसे हमको कोई हमारे बॉडी में जैसे मूवमेंट्स होने होता है तो उसमें क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होता है। और इम्पल्स जो होता है वो कहाँ पे पहुँचता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चलकर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुँचता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स निकलकर कहाँ पहुँच रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे यहाँ पे पहुँच रहा है, जैसा कि क्या है, इम्पल्सेस जो स्टिमुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलकर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुँच रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम जिसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, यानी कि मोटर्स जो है वो मोटर एंड प्लेट इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। और ये किसके थ्रू जा रहा है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। ऑलरेडी मोटर न्यूरॉन्स, जैसे कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी बताया था, सेंसरी और मोटर्स होते हैं। सेंसरी जो होते हैं वो सेंस को ले जाने का काम करते हैं, मोटर्स जो होते हैं वो हमारा ब्रेन जब रिफ्लेक्ट करता है उसके अगेंस्ट काम करने के लिए करता है तो उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स ले जाया जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होकर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होते हुए मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू लिया जा रहा है। और इस तरह से जो होते हैं वो आगे इम्पल्स बढ़ता है। तो होता क्या है, यहाँ पे देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो क्या बनाता है, साइनेप्स बनाता है। क्या बनाता है, साइनेप्स। साइनेप्स क्या होते हैं, दो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब आपस में जुड़ते हैं दैट्स कॉल्ड द साइनेप्स, उसको बोलते हैं। तो साइनेप्स किसके किसके बीच बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए, एक मोटर न्यूरॉन्स के बीच बन रहा है और मसल्स फाइबर्स के सार्कोलेमा से बन रहा है। यानी बोल सकते हो यहाँ पे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो एक साइनेप्स बना रहा है। और साइनेप्स किसके किसके बीच बन रहा है, मोटर न्यूरॉन्स
एंड सार्कोलेमा, जिसको हम बोलते हैं मसल्स में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं उनके जो मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। तो ये क्या करते हैं, इनके बीच में एक साइनेप्स डेवलप होता है। साइनेप्स मतलब अब ये इम्पल्स ट्रांसफ़र होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सार्कोलेमा में, और वो आगे बढ़ाएगा जो कि ये मसल्स फाइबर में पाए जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स और मसल्स फाइबर जो होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि मोटर न्यूरॉन्स और मसल्स फाइबर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मोटर यूनिट्स बनाते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स और मसल्स फाइबर ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, मोटर यूनिट बनाते हैं। जो है मोटर, मैंने अभी बताया आपको कि मोटर जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो होते हैं इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पे पहुँच रहे हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तक। तो यहाँ पे बात करेंगे कि मोटर न्यूरॉन्स और मस्कुलर जो है फाइबर्स ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, मोटर यूनिट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मोटर यूनिट्स। अब यही साइनेप्टिक वेसिकल, अभी मैंने बताया कि साइनेप्स, जैसा कि यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसा कि मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह के जो होते हैं ये साइनेप्स, जैसा कि नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस तरह का जो साइनेप्स बना रहा है, यानी दो मस्कुलर जंक्शन के बीच। तो मस्कुलर जंक्शन यहाँ पे जो साइनेप्सिस बन रहा है, एक है मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर, एक है सार्कोप्लाज्मा। तो न्यूरोमस्कुलर में बात करेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो बन रहा है वो किसके किसके बीच बन रहा है, मोटर न्यूरॉन्स और सार्कोलेमा के बीच में बन रहा है। तो इस तरह से जो ये जंक्शन बन रहा है इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बन रहा है इसी को बोलते हैं साइनप्स। और इस वेसिकल जो यहाँ पे दिख रहा है, एक वेसिकल, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल। और इसी साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं इनका नाम ही है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरॉन्स के इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक केमिकल्स होता है, उस केमिकल का नाम क्या है, एसिटिलकोलिन। क्या होता है, एसिटिलकोलिन। तो ये एसिटिलकोलिन जो होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इम्पल्स को एक साइनेप्टिक नोड से दूसरे साइनेप्टिक नोड तक क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि ये करता क्या है, एसिटिलकोलिन ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल। कहाँ पे, सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा ऑलरेडी मैंने बताया था कि मसल्स फाइबर्स में पाए जाते हैं सार्कोलेमा, और ये पूरे मसल फाइबर में फैल जाते हैं, यानी साइनेप्टिक वेसिकल से निकलते हैं। और साइनेप्टिक वेसिकल्स जैसे ही निकलता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते ही सार्कोलेमा में ये पूरे मसल्स फाइबर में फैल जाते हैं। और इसके कारण कैल्शियम आयन रिलीज कर दिया जाता है, कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक से। कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी से सार्कोप्लाज्म। यानी बोल सकते हो कि जैसे हम लोग सेल में पाए जाते हैं, सेल में पाया जाता था क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना होगा। तो इसी तरह से यहाँ भी है सार्कोप्लाज्मिक। जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे एंडोप्लाज्मिक, यहाँ सार्कोप्लाज्मिक, क्योंकि ये मसल्स फाइबर में पाए जाने वाले हैं। तो मसल्स फाइबर्स में सेल में पाए जाते हैं, और जनरली हर एक सेल में पाए जाते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी से सार्कोप्लाज्म, यानी सार्कोप्लाज्म जो होता है वो मसल्स की एक सेल होती है, उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो क्या करेगा, साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटिलकोलिन। और यही एसिटिलकोलिन जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। कहाँ पे जनरेट करता है, सार्कोलेमा में। और ये सार्कोलेमा में जनरेट करने के बाद पूरे मसल्स फाइबर में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। फैलने के बाद क्या होगा,
यहाँ पे जो कैल्शियम आयन होता है, क्योंकि ऑलरेडी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन रिलीज करता है इसके कारण, और कैल्शियम आयन जो रिलीज होता है वो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी से सार्कोप्लाज्म, यानी बोल सकते हो कि मसल्स की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर कैल्शियम रिलीज कर दिया जाता है, यानी उसके साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है, सार्कोप्लाज्म में, यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से जो होते हैं वो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी से सार्कोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है कैल्शियम को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे का मैकेनिज्म क्या होता है। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप से हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या होता है।
तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं यहाँ पे कि कैल्शियम जो वहाँ से रिलीज कर दिया गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो होता है वो सार्कोप्लाज्म में चला गया, और वहाँ से फिर निकलने के बाद वो कैल्शियम जो होता है वो बाइंड किससे करता है, कैल्शियम बाइंड करता है किससे, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ऑलरेडी मैंने बताया था, ट्रोपोनिन जो होते हैं वो एक्टिन की जो है प्रोटीन जो है यूनिट्स होती हैं। तो इसकी यूनिट्स जो होता है ये कैल्शियम बाइंड करता है किससे, ट्रोपोनिन से, और ट्रोपोनिन जो होता है वो एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर पाया जाता है और वो अनमास्क हो जाता है, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे चारों स्टेप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो है मसल्स वो एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, किस तरह से थिन ऊपर थिक फिलामेंट्स किस तरह से स्लाइडिंग कर रही है। मेरे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आगे जैसे जैसे चलता रहता है तो एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो मायोसिन के लिए वो अनमास्क हो जाती हैं, और जैसे ही अनमास्क होगा उसमें एनर्जी लगता है, एनर्जी का यूज किया जाएगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में जो होता है वो रिलीज होता है। और एटीपी जो निकलता है वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू निकलता है, और हाइड्रोलिसिस जैसे ही होता है वो एटीपी वहाँ से निकलता है मायोसिन के हेड पे जाके बाइंड करता है। बोल सकते हैं कि जैसे ही ये अनमास्क हुआ मायोसिन, तो मायोसिन के हेड पे जाके बाइंड कर देता है उसके एक्टिव साइट पे, यानी बोल सकते हो कि मायोसिन के हेड पे बाइंड किया एक्टिव साइट्स, और एक्टिव साइट्स जो होते हैं वो किसका, एक्टिन का। तो एक्टिन जो होते हैं वो एक्टिव मायोसिन पे जाके फिट हो गए, और वहाँ पे एक बनाया गया क्रॉस ब्रिज, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ये क्रॉस ब्रिज जो कि इन जो है स्लाइड मैकेनिज्म में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से जो होते हैं वो आगे की तरफ खिंच जाते हैं एक्टिन फिलामेंट्स दोनों साइड से, ठीक है, और वो सेंटर की तरफ ए बैंड की तरफ यानी झुक जाते हैं, यानी बोल सकते हो कि स्लाइड करके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो पार्शली ओवरलैप होते हैं एच जोन, एच जोन जो होते हैं वो बोल सकते हैं कि पार्शली ओवरलैप होते हैं, और पार्शली ओवरलैप किस पे होते हैं, एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो पार्शली ओवरलैप होता है मायोसिन पे। इसके कारण जो होते हैं वो एच जोन होता है वो डिसअपियर होता है, यानी गायब, ऐसा होता नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि डिसअपियर हो चुका है एच जोन, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। जेड लाइन जो होता है वो अटैच्ड हो जाता है एक्टिन से, और उस तरह से एक्टिन से जैसे ही अटैच होता है वो अंदर की तरफ झुक जाती है, खिंच जाती है, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, यानी मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। और सार्कोमियर्स जो होते हैं वो सार्कोमियर्स बोल सकते हो कि जो होते हैं वो सार्कोमियर्स छोटा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी छोटा हो जाएगा। इस तरह से आई बैंड जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जबकि ए बैंड वैसे ही लंबाई में पड़े रहते हैं। आई बैंड और ए बैंड मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आई बैंड जो होते हैं वो कहाँ काम करते हैं और किस लेवल में पाए जाते हैं। इस तरह से आई बैंड छोटा हो जाता है, जबकि ए बैंड वैसे ही लंबाई में पड़े रहता है। मायोसिन जो होता है वो एडीपी रिलीज करता है और इनऑर्गेनिक फास्फेट, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज करता है, और वो पीछे साइड में बैक साइड में चला जाता है, जिसके कारण वो रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन से आप क्या आ गया, रिलैक्स फॉर्म में आ गया। इस तरह से नए एटीपी फिर बाइंड करता है, और बाइंड जैसे ही करेगा फिर क्रॉस ब्रिज बनाएगा, और क्रॉस ब्रिज जैसे ही बनाएगा फिर आगे वो स्लाइड करेगा, फिर क्रॉस ब्रिज आगे जाके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे ही बनेगा तो क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद एटीपी जो होता है वो अगेन हाइड्रोलाइज होता है, फिर मायोसिन हेड पे जाता है, और वहाँ पे फिर क्या कराता है, वही प्रोसेस बार बार रिपीट करता रहता है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती है। इस तरह से जो होता है वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा किस तरह का कॉन्ट्रैक्शन है, किस तरह का मूवमेंट्स यहाँ पे मसल्स में हो रहा है। और यहाँ पे मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से ए बैंड और जेड बैंड जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो है मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और इस तरह से जो होते हैं वो मायोसिन
जो होता है वो मायोसिन के हेड पे जाके अटैच होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, और वो कंटिन्यू इस तरह से जो है मूवमेंट्स करते रहते हैं। जैसे जैसे एक्टिव साइट से एटीपी रिलीज होती रहती है, वैसे वैसे यहाँ पे कंटिन्यू ब्रिज बनता रहता है। ब्रिज बनेगा फिर छूटेगा, ब्रिज बनेगा फिर छूटेगा, इस तरह से जो होता है वो कंटिन्यू रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। इस तरह से जो होते हैं मसल्स का मूवमेंट्स भी होता रहता है। तो यहाँ जो है मैंने आपको बता दिया कि ये फर्दर स्लाइडिंग कंटिन्यू, ये रिपीट बार बार रिपीट होता रहता है। और ये मसल्स के मैकेनिज्म होती है यहाँ पे कंप्लीट, किस तरह से जो है मैं जो है ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, मैंने उसका पूरा डिस्कस यहाँ पे कर लिया ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं छोटे कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ, और साथ साथ में जब छोटे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको हायर कंसेप्ट आपको क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और फिर से मैं आपको यही बात कहूँगा कि वीडियो पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।